हेलो उड़ान स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आपका मार्क स्टेटमेंट देखा तो C2 जो आपका पेपर आपने दिया CT2, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपने रॉन्ग किया। तो वही क्वेश्चंस जो आपने रॉन्ग किए हैं यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं और आप सभी लोग उसके सॉल्यूशन को देखिए कैसे करना है। देखो, जो सबसे पहला आप लोगों ने क्वेश्चन गलत किया वो था कि नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर present inside the nucleus and it is the site for the synthesis of। तो हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कभी भी सवाल पूछा गया कि एग्जैक्टली न्यूक्लियस के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है, तो आप बोलना न्यूक्लियोलस पाया जाता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, एक्सेप्शन दैट इज 5s। 5s इज गोइंग टू ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज 3rd। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को करना चाहिए था rRNA आर द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ rRNA। ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल आगे मैं बढ़ता हूं। आप लोगों से पूछा गया था कि बैक्टीरिया है जो हर एक 35 मिनट्स में अपने आप को डिवाइड कर रहा है और अगर कल्चर में 10 to the power 5 सेल्स पर ml है ना, और उसको हमने कितने मिनट तक ग्रोथ कराया, 175 मिनट्स तक ग्रोथ कराया। तो एग्जैक्टली व्हाट विल बी द फाइनल सेल कंसंट्रेशन आफ्टर 175 मिनट्स, यानी 175 मिनट्स के बाद क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला देते हैं, n इज इक्वल टू n0 इंटू 2 to the power n। तो अब जैसे आपने देख रहा है हमको निकालना क्या है, n इज द फाइनल कंसंट्रेशन। की फाइनल कंसंट्रेशन क्या मिला कितने देर बाद, 175। n0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन इज द 10 to the power 5। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज n। तो ये n क्या होगा, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द n, है ना, दैट इज द नंबर ऑफ डिवीजन। सो n इज इक्वल टू T by G. So N is equal to T by G and here time is given, that is 175 minutes, and what is the actual time where the bacteria is going to divide, that is the 35. So when we are going to divide that, we are going to get the value of n and n is equal to 5 here. So ये क्या हो गया, 2 to the power 5, n की वैल्यू क्या हो गई 5 और 10 to the power 5 is the initial. So when we are going to multiply, so we are going to get 32 into 10 to the power 5 cells per ml। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं और ऐसे सवाल को हमको इसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करना है बच्चों, सॉल्व, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज याद रखो, इंटीग्रल प्रोटीन कभी भी सरफेस पे नहीं होता है। इंटीग्रल प्रोटीन आइदर बरीड इन द मेम्ब्रेन और इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। तो अगर आपसे कभी भी पूछा गया इंटीग्रल प्रोटीन आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इट इज आइदर गोइंग टू बरीड और इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। हमेशा अपने दिमाग में फिक्स करके रखना। तो इसका आंसर आपको क्या लगाना था, 3rd। ये आपको दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग देखो कि अब आपसे पूछा गया कि इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मैच्योर प्लांट सेल। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी एक हम लोग मैच्योर प्लांट सेल की बात करते हैं तो सुनो सब लोग ध्यान से सुनना कि सबसे पहले, इधर सब लोग देखोगे, सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक मिनट रुको, मैं 3 लेयर बना रहा हूं, इसको कभी मत भूलना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर और यहां पर ये मैं 3 लेयर बनाया, सब लोग दिमाग में फिट कर लो। सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर के ओर होता है सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे बाहर होता है प्राइमरी सेल वॉल। तो अगर पूछा गया सवाल कि इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मैच्योर प्लांट सेल, तो इनर मोस्ट मतलब टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है? सेकेंडरी सेल वॉल। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड। ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट एक सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सुनना। इसमें पूछा गया है कि स्पोर है और स्पोर हैप्लॉइड होता है, तो हम लोग ये लिखेंगे स्पोर, फिर इधर लिखेंगे कि स्पोर में दिया है कि क्रोमोसोम। सब लोग यहां पे ध्यान से देखना, स्पोर में, इसको सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पोर में दिया है क्रोमोसोम, स्पोर में दिया है डीएनए। तो इस क्रोमोसोम कितना दिया है? 5, डीएनए कितना दिया है? 5। क्यों? क्योंकि स्पोर होता है हैप्लॉइड, लेकिन हमको पूछा किसका है? स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल दैट इज द डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड होगा तो क्रोमोसोम 5 से क्या हो जाएगा? 10, और डीएनए भी क्या हो जाएगा? 5 से 10। लेकिन उसमें भी पूछा है G2 में, और हम सभी लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल इन माइटोसिस, बट व्हाट विल गोइंग टू इंक्रीज हियर, है ना? What will going to increase? That is DNA. DNA 2C से 4C। तो अगर हम G2 में देखेंगे तो DNA हमको मिलेगा 20 पिकोग्राम और क्रोमोसोम रिमेन 10। So therefore इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेकेंड। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहां पे देखो, What will be the number of kinetochore in 2 bivalents? ऐसे समझना, ये एक क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके क्या बनाता है? बाइवैलेंट। तो सबसे पहला, बाइवैलेंट में क्रोमैटिड कितना होगा? 4। सब लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4। चलो सेंट्रोमियर कितना होगा? तो सेंट्रोमियर इसमें होगा 2। काइनेटोकोर कितना होगा? एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होता है, तो 2 क्रोमोसोम में एक बाइवैलेंट में कितना काइनेटोकोर हो गया? 4। सो 1 बाइवैलेंट हैज 4 काइनेटोकोर, 1 बाइवैलेंट में 4 काइनेटोकोर। तो यहां पर 2 बाइवैलेंट पूछा है, तो 2 बाइवैलेंट में कितना हो जाएगा? 8। 1 बाइवैलेंट हैज 4 काइनेटोकोर, सो देयरफॉर 2 bivalent has 8 kinetochore. So correct answer is 8. नेक्स्ट पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, कि अगर एक डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम 46 है, सो हाउ मेनी क्रोमैटिड विल बी प्रेजेंट एट मेटाफेज 2? इसको भी हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनना। जब मेटाफेज 1 हो गया तो भैया डिप्लॉयड हो गया, तो अगर हमने पूछा कि डिप्लॉयड में कितना है? 46। अब पूछा गया मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में ये हैप्लॉइड हो गया, तो हैप्लॉइड कितना हो गया? 23। तो यानी 23 इज द क्रोमोसोम, बट 1 क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, एंड हियर द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमैटिड? सो इफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क क्रोमोसोम कितना? 23, एंड 23 क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड? 46। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? 46। यानी 23 क्रोमोसोम हैज 46 क्रोमैटिड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट? याद रखना, मेटाफेजिक अलाइनमेंट क्रोमोसोमल अलाइनमेंट नहीं होगा, दैट इज द जनरलाइज्ड टर्म। बट अगर सेल बायोलॉजी के केस में देखेंगे, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दैट स्पेसिफिक term is called the metaphase plate. So the plane of alignment of the chromosome at the metaphase is going to called as metaphase plate. So its correct answer is C. तो ये आपको बच्चों क्या रखना है? याद। अब यहां पर देखो, ये वाला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है बाइवैलेंट पता करना है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना दिया है? 50। मैंने आपको बताया कि 1 बाइवैलेंट में, सब लोग देखना, 1 बाइवैलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। सो 1 बाइवैलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो यहां पे टोटल क्रोमोसोम कितना दिया है? टोटल क्रोमोसोम यहां पर दिया है
50। तो अगर एक बाइवैलेंट में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, सो टोटल क्रोमोसोम कितना दिया है 50। तो कितना बाइवैलेंट और क्रोमोसोम होगा, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर एज 25। तो अगर पूछा कि बाइवैलेंट और क्रोमोसोम का ग्रुप कितना होगा, सो वी आर गोइंग टू आंसर दैट इज 25। ये हमको अपने दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान से देखो, तो यहां पर यही कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर आप लोगों ने गलत किया था, और इतना ही आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, रिस्पायरेशन में भी आएंगे, फोटोसिंथेसिस। सो याद रखना बच्चों, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टोटल कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और तैयार रहना इसके लिए, ठीक है ना। जो भी डाउट्स हो आप पर्सनली भी मेरे से मिलो, डाउट सेशन में मिलो, तो मैं आपके सॉल्व को, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, यही कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और भी जो डाउट्स होगा आप मेरे को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए बच्चों, उड़ान के सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।